Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Mohammad Yusuf. Today I'm going to talk about the some abnormalities of parathyroid hormone and calcium and vitamin D and bones, etc. But before that, one hadith, Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam ने फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ि जारहु। मशहूर हदीस है, ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। हमारी सबसे मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स जो हैं हदीस की बुखारी और मुस्लिम है, उन दोनों में ये मौजूद है कि जो कोई अल्लाह और आखिरत पर ईमान रख, मन काना युमिनु बिल्लाह, जो ईमान लाता है रखता है अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत करके जो अबदई करनी है, हमने अपने अमाल का हिसाब देना है, आखिरत पे ईमान का ये मतलब है। फला यूज़ि जारहु, फिर उसको चाहिए, उसकी फिर लाजम है कि अपने पड़ोसी को नहीं सताएगा। मोमिन पड़ोसी को कभी नहीं सताएगा। तो ये हमारे ये इतना बेहतरीन काम है पड़ोसी से अच्छे ताल्लुकात रखना कि पड़ोसी के हुकूक आलमोस्ट रिश्तेदारों की तरह है। तो ये हदीस मुबारक है। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। सो सम एबनॉर्मलिटीज हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हाइपोपैराथायराइडिज्म। अगर हाइपोपैराथायराइडिज्म तो क्या होगा, यू कैन इमेजिन फंक्शन, अगर आपको पता है तो यू कैन जस्ट इमेजिन, और उसको हमने सम अप करना है, उसे इकट्ठा करना है। हाइपर पैराथायराइडिज्म इसी तरह हम डिस्कस कर सकते हैं। Then special thing, the part of the that parathyroid poisoning, that is the part of the hyperparathyroidism, कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा हो जाए, पैराथायराइड पॉइजनिंग दैट इज नोन एज। देन रिकेट्स, बच्चों का एक डिजीज, विटामिन डी डेफिशिएंसी की डिजीज है। एंड दी ऑस्टियोमलेशिया, बड़ों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर उसको जो रिकेट्स के बजाय ऑस्टियोमलेशिया होता है। एंड फिर देयर इज अनदर टाइप ऑफ रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया जिसको कहते हैं रीनल रिकेट्स और रीनल ऑस्टियोमलेशिया। बच्चों में हो जाए तो रीनल रिकेट्स होगा, बड़ों में हो जाए तो रीनल ऑस्टियोमलेशिया होगा। और फिर ऑस्टियोपोरोसिस, ये 7 एबनॉर्मलिटीज एक एक दो दो स्लाइडों में हम देखते हैं इंशाल्लाह। हाइपोपैराथायराइडिज्म, जब पैराथायराइड हार्मोन ना हो, वी कैन इमेजिन पैराथायराइड इज एब्सोल्युटली मस्ट फॉर द इंक्रीजिंग कैल्शियम लेवल, वो जो एक्सचेंज करता है। तो द डिक्रीज पैराथायराइड हार्मोन, there will be decreased osteocytic calcium pumping mechanism and decreased osteoclastic activity in the bone, और उसका रिजल्ट क्या होगा, more excretion of the phosphate फंक्शन हमें पता है ना, मोर एक्सक्रीशन ऑफ द कैल्शियम इन द यूरिन, और जीआईटी से भी एब्जॉर्ब नहीं होगी। सो दिस विल कॉज द हाइपोकैल्सीमिया एंड इंक्रीज फॉस्फेट लेवल। पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या है, इट इंक्रीजेज द कैल्शियम लेवल, रिड्यूसेज द फॉस्फेट लेवल। लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि पैराथायराइड हार्मोन ना हो, देन द कैल्शियम लेवल इज रिड्यूस, फॉस्फेट में इंक्रीज। सो कैल्शियम लेवल के कम होने से हमने डिस्कस किया हुआ टेटनी, the hyperexcitability of the neuron will result into tetany, carpopedal spasm or other muscle spasm will occur. If the laryngeal muscle spasm occurs in this tetany, पहले तो carpopedal spasm में बाकी मसल भी spasm में जा सकते हैं, लेकिन laryngeal muscle अगर spasm में जाएं तो सांस लेना बंद हो जाएगा। तो laryngeal muscle spasm is the cause of death in tetany. ट्रीटमेंट क्या होगी हाइपोपैराथायराइडिज्म की? पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ से लाएं? अगर पैराथायराइड ग्लैंड रिमूव हो गया, किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, तो पैराथायराइड हार्मोन दें। ऑफ कोर्स इफ इट इज अवेलेबल, हम वो डीएनए टेक्नोलॉजी से जो हम बना सकते हैं पैराथायराइड हार्मोन, उससे हम बना सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, या फिर हाई डोजेज ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी, उसको जो कैल्शियम और फास्फेट कैल्शियम कम हुआ है, विटामिन डी के साथ कैल्शियम देंगे तो इट मेक इंक्रीज दी कैल्शियम लेवल। या फिर 125 डाई हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल भी देना पड़ेगा। विटामिन डी को एक्टिवेट करना प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि हाइपोपैराथायराइडिज्म है, तो एक्टिवेटेड देना पड़ेगा। इस विटामिन डी अगर प्योर देंगे तो वो एक्टिवेट कैसे होगा, पैराथायराइड हार्मोन तो है नहीं। सो एक्टिवेटेड विटामिन डी 3 125 डाई हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल तैयार किया हुआ देना पड़ेगा। So that is the treatment of hypoparathyroidism. Hyper, opposite, if the parathyroid gland are overactive, overactive कब होते हैं? Tumor in the parathyroid gland, अगर some tumor and very high level of parathyroid hormone, उसका result क्या होगा? Increase osteoclastic activity throughout the bones and
calcium level in the blood will increase and phosphate level in the blood will reduce. हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. And bones will become weak, decalcified. उनमें से कैल्शियम रिमूव हो के ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी तो मैट्रिक्स को भी खा जाती है ना. तो दिस कॉजेज द वीकनिंग ऑफ द बोन्स. वीकनिंग ऑफ द बोन, मल्टीपल फ्रैक्चर में अकर. अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, सारी कैल्शियम एंड मैट्रिक्स रिमूव करके बोन्स आर वेरी वीक, इजी फ्रैक्चर एंड मल्टीपल फ्रैक्चर बोन्स में हो सकते हैं. एंड द जायंट सेल ऑस्टियोक्लास्ट इन द कैविटीज. होता ये है जब इतना ज्यादा बोन खाई जा रही है तो कौन खा रहा है? ऑस्टियोक्लास्ट खा रहे हैं. ये ऑस्टियोक्लास्ट आपस में मिलकर एक बड़ा सा सेल बनाते हैं, जायंट सेल उसको बोलते हैं. जायंट सेल ऑस्टियोक्लास्ट, सारे सेल मिलकर एक बड़ा ऑस्टियोक्लास्ट और बोन को वो रिजॉर्ब करता रहता है. तो इन द कैविटीज देयर आर कैविटीज फॉर्म्ड. सो ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, सिस्टिक फॉर्मेशन. सूरा वो कैविटीज बन गए हैं जिनमें फ्लूइड कलेक्ट हुआ, उसको सिस्ट कहते हैं ना. ऐसी कैविटी जिसके अंदर फ्लूइड कलेक्ट हो, सिस्ट कहते हैं. दैट इज दी सिस्टाइटिस. ये ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर को भी सिस्ट ही कहते हैं. सो दी इस डिजीज को कहते हैं, इसमें काम काज ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका. ये एंड सेकेंडरी देयर इज इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी एज वेल. क्यों? ऑस्टियोक्लास्ट जब लेंग वो बोन को खा रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिव होंगे ना उसको ले डाउन करने के लिए. लेकिन अगर ये ट्यूमर है तो जीतता यही है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है. लेकिन ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इज आल्सो इंक्रीज सेकेंडरी टू दिस. एंड इसका टेस्ट हम कर सकते हैं, मोर एक्टिविटी इन द बोन इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज एल्कलाइन फॉस्फेटेज. ये टेस्ट है, आप आगे पढ़ेंगे मेडिसिन जब पढ़ेंगे तो. सो हाइपरकैल्सीमिया होगा इसमें. हाइपरकैल्सीमिया का रिजल्ट क्या होगा? हाइपरकैल्सीमिया, कैल्शियम लेवल इज 12 to 17 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. नॉर्मल तो 9.4 है, तो 12 to 17 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. CNS डिप्रेस्ड, पहले भी जिक्र किया था शुरू के लेक्चर्स में पैराथायरॉयड हार्मोन के. CN कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म डिस्कस करते हुए. सो CNS इज डिप्रेस्ड, all the neurons are suppressed and sluggish reflexes and the muscles are weak and constipation. ये सारी बातें हमने की हुई हैं, हम इसको सम अप कर रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं. लैक ऑफ एपिटाइट, मोटिलिटी कम होगी, ये सारे मसल वीक हो जाएंगे. एंड द एब्डोमिनल पेन बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिपेशन and the peptic ulcer may occur in these conditions. So hypercalcemia may cause. And ये भी हमने जिक्र किया था, this hypercalcemia reduces the QT interval of the heart. हमने CVS में पढ़ा होगा, QT interval of the heart is also reduced in hypercalcemia. लेकिन उसका सबसे ड्रास्टिक इफेक्ट जो हम देखते हैं, बाकी बातें भी हैं, sluggish and parathyroid poisoning. 17 मिलीग्राम या 18 मिलीग्राम पे there is parathyroid poisoning. What is that? थोड़ा सा जिक्र हमने पहले किया था. That is हाइपरकैल्सीमिया अगर बहुत ज्यादा होगा, नॉर्मली भी हमारा कैल्शियम लेवल इस सुपर सैचुरेटेड स्टेट में है ऑफ द कैल्शियम इन द फॉस्फेट. जब इतना ज्यादा हाइपरकैल्सीमिया होगा, देन द इनहिबिटर्स जो हमारे कैल्शियम एंड फॉस्फेट को डिपॉजिट नहीं होने, पायरोफॉस्फेट जिसके जिक्र हमने किया था, वो इतना सफिशिएंट नहीं होगा इतने ज्यादा कैल्शियम लेवल के लिए कि पायरोफॉस्फेट उसको इनहिबिट कर सके. सो इनहिबिटर्स आर नॉट सफिशिएंट एनफ to prevent the precipitation of this 17 milligram per deciliter calcium level. So precipitation of the calcium will occur in several places. And what are those several? Alveoli of the lungs. Lungs में जगह जगह पे calcium deposit हो जाए. And the renal tubules में जमा हो जाए calcium. Stomach mucosa, soft tissue में जमा हो रही है calcium. Stomach mucosa and arterial wall, इसको जिसको हम कहते हैं arteriosclerosis, narrowing of the vessel and rigid tube. Elastic blood vessel के बजाय they are like bony tubes, rigid tubes बन जाती हैं. And kidney stones are common. This is known as, so calcium deposit in many areas of the body. This is known as parathyroid poisoning. This is another important feature of the hyperparathyroidism. A disease in children related to vitamin D and this bone physiology is rickets. Rickets is vitamin D deficiency in children. Vitamin D is usually produced by exposure to sun. It is produced from the 7-dehydrocholesterol when the person is exposed to sun.
बट इफ द चिल्ड्रन आर नॉट एक्सपोज टू सन, ओवर प्रोटेक्टेड चिल्ड्रन, उनको धूप पे निकाले ही नहीं, छुपा छुपा के अंदर रखें, सो यूजुअली ड्यू टू द इनएडिक्वेट एक्सपोजर टू सन, ऐसे होता है बाद लोगों में इतनी ज्यादा ओवर प्रोटेक्शन बच्चों की कि उनको धूप पे निकालो ही ना बिल्कुल, तो देयर आर चांसेस कि उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए। तो डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ कोलिकैल्सिफेरोल, दैट इज विटामिन डी। कहां से बनता है? 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो स्किन में होता है, हर जगह पे होता है। स्किन में व्हेन इट इज एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट कन्वर्ट द 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इनटू कोलिकैल्सिफेरोल, दिस इज विटामिन डी3, दिस इज नोन एज विटामिन डी3। एंड दिस इज जब ये होगा तो दिस इज विटामिन डी3। अगर ये नहीं होगा, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपो विटामिन डी वो कम हो जाएगा, तो हाइपोकैल्सीमिया विल occur because without vitamin D calcium cannot be absorbed from the GIT, so the hypocalcemia will occur, parathyroid hormone secretion will increase, but osteoclastic activity in the osteoclastic activity will increase। क्यों? हाइपोकैल्सीमिया तो है ना, because of this hypocalcemia will increase the parathyroid hormone, पैराथायराइड हार्मोन ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिव करेगी, ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिव करेगी तो कैल्शियम रिमूव करेगी वहां से, तो लेटर ऑन इट विल बी फॉलोड बाय द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, तो फॉलोड बाय द ये हमने पढ़ा हुआ है। ऑस्टियोक्लास्ट पहले वो टनल उसमें होल करते हैं, ईट अप करते हैं बोन को, एंड लेटर ऑन ऑस्टियोब्लास्ट ले डाउन द न्यू बोन, रीमॉडलिंग में हमने पढ़ा था। तो ऑस्टियोक्लास्ट विल इंक्रीज बाय द पैराथायराइड हार्मोन एंड इट विल बी फॉलोड बाय द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, बोन फॉर्मेशन। बोन फॉर्मेशन में क्या होता है? इनिशियली देयर लेइंग डाउन ऑफ द कोलेजन एंड दैट मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, मैट्रिक्स विल बी लेड डाउन, उसको कैल्सिफिकेशन करनी है, पहले तो मैट्रिक्स बनेगा ना, कैल्सिफिकेशन के लिए तो कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम तो है नहीं बिकॉज ऑफ दिस हाइपोकैल्सीमिया। तो क्या होगा? ऑस्टियोब्लास्ट कैन ले डाउन मैट्रिक्स ओनली, वो सिर्फ मैट्रिक्स बनाएंगे, कैल्शियम तो है नहीं, तो देयर विल बी हाइपोकैल्सीमिया, नो कैल्सिफिकेशन और रिड्यूस कैल्सिफिकेशन ऑफ द बोन। इसका रिजल्ट क्या होगा? बोन कैसी बन रही है? सिर्फ मैट्रिक्स बन रहा है, उसकी वो कंप्रेशनल स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए वो बोन टेढ़ी हो जाती है, बिकॉज बोन तो बन रही है, वो कोलेजन फाइबर बन रहे हैं, उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, only matrix is laid down, so bones are elastic and can bend under pressure, especially legs। जब बच्चा खड़ा होता है तो उन पे चूंकि बोन्स आर इलास्टिक टाइप बोन, तो उनमें कैल्शियम ना होने की वजह से रिजिडिटी उनमें नहीं है, कंप्रेशनल स्ट्रेंथ नहीं है, तो दे बेंड, बेंडिंग ऑफ द बोन्स विल occur, so bones are elastic and they can bend under pressure, so this is टेटनी समटाइम में डेवलप। ये भी बात है कि हाइपोकैल्सीमिया है तो टेटनी भी हो सकती है बच्चों को, लेकिन दिस इज कॉमन फीचर। तो इस बच्चे को ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट ये एक्सपोजर टू सन, धूप पे निकालो बच्चों को। अगर उसके बावजूद भी किसी और वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, अगर वो है तो देन ट्रीटमेंट इज विटामिन डी। विटामिन डी देंगे और कैल्शियम एक्सपोजर टू सन, ये ट्रीटमेंट है। विटामिन डी दें या कैल्शियम दें या एक्सपोज करें टू सन को, ये ट्रीटमेंट है। हमने आप देखेंगे कई केसेस अपने, शायद आपने लाइफ में देखे होंगे कि बोर्ड लेग्स, हमारे गांव का एक बच्चा था, बोर्ड लेग्स थी उनकी, हाइपोकैल्सीमिया, वो बड़ा हुआ तो टांगे खुद सीधी हो गई, बिकॉज जब वो खेलने लगा बाहर धूप में तो ठीक हो गया। सो दिस इज द ट्रीटमेंट। ऑस्टियोमलेशिया, ये रिकेट्स है बड़ों की। ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डेफिशिएंसी, एडल्ट रिकेट्स, बड़ों की रिकेट्स, वो क्या है? विटामिन डी डेफिशिएंसी बड़ों में वो कैसे है? डाइटरी डेफिशिएंसी नहीं होती आमतौर पर, और एक्सपोजर टू सन वाला भी मसला नहीं है बड़ों में, बड़े तो बाहर निकलते रहते हैं। जैसे मैंने बच्चे की एग्जांपल दी, जब वो बड़ा हुआ तो टांगे खुद ब खुद सीधी हो गई उसकी। तो नो डाइटरी डेफिशिएंसी, उसका काज ये होता है कोई इंटेस्टिनल डिजीज, स्टीएटोरिया। स्टीएटोरिया मींस फैट्स प्रॉपर्ली डाइजेस्ट ना हो रहे हो, फैट्स आर लॉस्ट इन द फीसेस, और ये विटामिन डी इज फैट सॉल्युबल, ये फैट कोलेस्ट्रॉल से बन रहा है ना, कोलेस्ट्रॉल का हिस्सा है, so it is fat soluble, so it is lost in the feces. So this steatorrhea is the usual cause, it causes the loss of vitamin D जो है, it is being lost in the feces. So bones are weak, उसी तरह bones are weak, osteoblastic activity is not more in as in children। बच्चों में तो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा होने से वो बेन इलास्टिक सी बोन बन जाती है, लेकिन बड़ों में तो ये काम होता नहीं है। एंड सो बोन्स वीक होके इजी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, बड़ों में बाद लोगों में आपने देखा होगा, इन लोगों को ऑस्टियोमलेशिया वाले जरा सा गिरेंगे तो कोई फ्रैक्चर हो जाएगा, फॉरन फ्रैक्चर हो जाएगा,
ऑस्टियोमलेशिया होता है इसका काज। बोन्स ऑलरेडी वीक होती हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इजी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर से, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर उसको कहते हैं थोड़ा सा भी नॉर्मली तो टूटने नहीं जाए, खुद बहुत टूट रही है बोन, तो दीज आर दी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। टेटनी यूजुअली डज नॉट डेवलप, हाइपोकैल्सीमिया तो है लेकिन इस लेवल का नहीं है कि टेटनी हो जाए, ये बोन्स वीक हो जाती हैं। ट्रीटमेंट इसका फिर वही होगा, विटामिन डी देना पड़ेगा और कैल्शियम देनी पड़ेगी। रीनल रिकेट्स एक और किस्म का रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया है, यानी रिकेट्स, एक्चुअल रिकेट्स क्या है, विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। ऑस्टियोमलेशिया क्या है, विटामिन डी डेफिशिएंसी बिकॉज ऑफ स्टीएटोरिया, कोई ऐसा काज हो। इसमें कैसे है, दिस इज ग्रेजुअल रीनल डैमेज हो गया, किडनी खराब हो गए, किडनी खराब होंगे, रिमूवल ऑफ द किडनी अगर हो गया या किडनी डैमेज हो गए, सम किडनी डिजीजेज हो गए, दिस 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल किडनी में बनता है, ये एक्टिवेटेड विटामिन डी बनता किडनी में है, तो किडनी अगर डैमेज हो गए, डिजीज हो गए या रिमूव कर दिए, तो देन द पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, छोटा है तो उसको रिकेट्स हो जाएगी, बड़ा है तो उसको ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। So there will be hypocalcemia, rickets in children and osteomalacia in adults. काज उसका क्या है, रीनल डिजीज, इसलिए इसको रीनल रिकेट्स कहते हैं, रीनल ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। फिर एक और डिजीज भी है इसके अलावा भी, कंजेंटल हाइपोफॉस्फेटीमिया, ये जेनेटिक डिजीज है इन विच देयर इज मोर लॉस ऑफ एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट इन द यूरिन, ये जेनेटिक डिजीज है, इसको हम क्या करें, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट इसको कहते हैं, इसको आप विटामिन डी दें कुछ नहीं होगा, फॉस्फेट देना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज दिस इज ड्यू टू दी ऑस्टियोमल होगा फीचर्स वैसे ही, फॉस्फेट नहीं है तो क्या डिपॉजिट होगा बोन में, कैल्शियम एंड फॉस्फेट बोथ हैव टू बी प्रेजेंट एंड दे हैव टू बी डिपॉजिट। फॉस्फेट अगर यूरिन में लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस डिजीज कंजेंटल हाइपोफॉस्फेटीमिया जिसको कहते हैं, मोर लॉस ऑफ फॉस्फेट, तो रिकेट्स तो होगा, बच्चा है अगर तो कैल्शियम एंड दी बड़ा है तो उसको ऑस्टियोमलेशिया होगा, इसको ट्रीट करना पड़ेगा फॉस्फेट से, इसको सिर्फ विटामिन डी देने से नहीं ठीक होगा, क्योंकि दिस विल बी फॉस्फेट की कमी, सो फॉस्फेट हैज टू बी गिवन, सो रीनल रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। आखिरी स्लाइड हमारी ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस, पोर्स इन द बोन, ऑस्टियोपोरोसिस मीन पोर्स इन द बोन, बोन मैट्रिक्स कम हो जाए, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कम हो जाए एंड ऑस्टियाइड फॉर्मेशन कम हो जाए, यही बोन फॉर्मेशन वाले प्रोसेस है, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियाइड फॉर्मेशन, बोन मैट्रिक्स फॉर्मेशन, बोन की फॉर्मेशन ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी है सारी, ये अगर ना हो रही हो, यूजुअल काजेस इसके क्या हो सकते हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ज्यादा एक्टिव बंदा होगा तो उसमें ये काम नहीं होगा, उसमें कम होगा, तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी में बी वन ऑफ द कॉज। एंड प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन, मैट्रिक्स कहां से बनेगा, कोलेजन कहां से बनेंगे, अमाइनो एसिड कहां से आएंगे, प्रोटीन होंगे, और क्रॉनिक प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन क्वाशियोरकर किस्म की चीज हो इसमें बच्चों में, या क्रॉनिक मेलन्यूट्रिशन बड़ों में भी हो जाए, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो, क्रॉनिक प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन, तो कहां से बनेगा मैट्रिक्स, कोलेजन कहां से बनेंगे, so there will be decreased bone matrix or lack of vitamin C, this is also required, scurvy आपने पढ़ा होगा उसमें, lack of vitamin C is also required, and the postmenopausal age, lack of estrogen, फीमेल में ये ऑस्टियोपोरोसिस ओल्ड एज में हो सकती है, क्योंकि estrogens are very important for the deposition of the matrix or the collagen प्रोटीन फॉर्मेशन, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस जिसको कहते हैं ईस्ट्रोजन, तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन मेनोपॉजल एज में दोनों खत्म हो जाते हैं, तो उनका जो रोल है इन दी फॉर्मेशन ऑफ द बोन दैट इज देयर, सो बोन बिकम वीक एंड दे बिकम पोरस। अडल्ट मेल में भी हो सकता है, मेल में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है एडल्ट एज में, लेकिन टेस्टोस्टेरोन लेवल टोटली एब्सेंट नहीं होता, फीमेल में तो ये हार्मोन टोटल एब्सेंट होती है आफ्टर मेनोपॉज, इसलिए उनमें बोन वीकनेस मोर कॉमन है। डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन, ये भी हमने ग्रोथ हार्मोन के रिलेशन में हमने शुरू के लेक्चर्स में ग्रोथ हार्मोन में पढ़ा था, एजिंग के साथ इसका ताल्लुक है ग्रोथ हार्मोन का, इसका लेवल कम होता है, तो ग्रोथ हार्मोन इज अ प्रोटीन पॉजिटिव डिपॉजिटिंग हार्मोन, वो डिपॉजिट करती है, वो नहीं होगी तो बोन वीक हो जाएगी। एंड कुशिंग डिजीज भी हमने पढ़ी हुई है, कुशिंग डिजीज इज हाइपर कॉर्टिसोलिज्म और हाइपर एड्रीनलिज्म,
Cushing disease, more cortisol. Cortisol causes the removal of protein from the most tissues of the body, extrahepatic tissue से bone भी उनमें से remove. So all these causes will cause the weakening of the bone, and there will be bone will become porous. उसमें protein deposit नहीं होंगे तो कैल्शियम कहाँ deposit होगी? प्रोटीन डिपॉजिट होंगे पहले तो मैट्रिक्स ले डाउन होगा, तो बोन्स आर पोरस, तो इसकी डिजीज को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस. So that's all about the abnormalities हम डिस्कस करेंगे. Thank you very much. But one thing, this is probably in your guidance endocrinology section में ये this is the last chapter. Next reproduction system inshallah I will discuss. I will start the lecture reproduction. अभी कुछ दिनों के लिए ये आपका रिप्रोडक्शन कुछ दिनों बाद मैं शुरू करूंगा इंशाल्लाह ताला, फॉर आफ्टर अ फ्यू डेज, मे बी 1 वीक और 10 डेज. उसके बाद हम शुरू करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम शुरू करेंगे उसकी भी, एंडोक्राइनोलॉजी भी उसकी, और बाकी जो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी है हम इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद शुरू करेंगे. थैंक यू वेरी मच.